क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो हमने 2 का क्वेश्चन है वो कंप्लीट किया, उससे नेक्स्ट पेज पे मूव किया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपके 10 पार्ट है जो 1 मार्क्स के होंगे। 10 क्वेश्चन, ओनली 1 डिजिट में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर विच वॉल्यूम वैल्यू ऑफ के देयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपके पास में ये हैं 3x - 2y = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस ky = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये पूछा है कि के किस मान पर समीकरण युग्म कि अनंत हल होंगे। अनंत का मतलब है विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनंत हल होंगे। इसको हिंदी में लिखते हैं अनंत हल। उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो क्या है, वो ध्यान से देखें। वो कंडीशन ये है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, रेखिक इक्वेशन, समीकरण जिसको बोलते हैं, उसमें ये वाली इक्वेशन होती है इसकी, ये इक्वेशन। अब ये a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, इनकी वैल्यू ये a1 b1 c1 का ये है, इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। इक्वेशन इससे आप कंपेयर करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन जो बन जाएगी वो बनेगी a2x प्लस में b2y प्लस c2 = 0। सेकेंड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू, a1 की वैल्यू आपसे 3 है, डिवाइड बाई a2 की वैल्यू 5 है, इक्वल b1 की वैल्यू -2 डिवाइड बाई b2 की वैल्यू k इक्वल, आगे इक्वल इसमें c1 और c2 दोनों क्या हैं? 0। यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 0 0। इन दोनों को आप करोगे तो यहाँ पे k की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। अब फर्स्ट 2 टर्म आपको ले लेनी है, ये दोनों आपको इक्वल करनी है। नेक्स्ट में दोनों इक्वल करोगे यहाँ से तो ये 3/5 आएगी, इक्वल -2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 3k इक्वल, ये -2 है, -2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 2 जा 10 माइनस का 10, देन k इक्वल -10/3। k की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू पुट करोगे, ये वाली k की वैल्यू -10/3 होगी, तब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा की वैल्यू नहीं यहाँ पे पुट हो सकती, राइट है। की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -10/3 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे इनके, अदरवाइज नहीं बनेंगे। यानी a1 a2 = b1/b2 = c1/c2। इसके
एक्स्ट्रा जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट करोगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, मतलब कहने का मतलब अनेक हल नहीं देगा, ये सॉल्यूशन नहीं देगा। ओके, राइट है। के की वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट करोगे, इसमें बता रहा हूँ, देखना इसको अच्छे से समझे कि यहाँ पे के की वैल्यू ये पुट की कि 3x माइनस 2y इक्वल 0। यहाँ पे हेयर x 5x माइनस 10/3 और ये आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल 0। अब इनको सोल्व करके देख लें, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने का। 3/5 नॉट इक्वल यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का ये 2 माइनस का 6/10, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे इक्वल। ये देखो ये A1 A2 3/5 इक्वल आना चाहिए, माइनस का 2 बाय यहाँ पे माइनस का 10/3 और नेक्स्ट वो 0 0 है, ये 3 यहाँ पे डिनोट हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। 3/5 इक्वल ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 6 2 3 जा 6 डिवाइड बाई 10, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 3/5 हो गया। दोनों इक्वल आए कि नहीं आए? तो इसी नंबर पे के की वैल्यू माइनस का 10/3 यहाँ पे पुट करोगे के की वैल्यू, तब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। राइट, तरीके में 1 का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही चल रहा है, 3 का पार्ट नंबर 2। राइट दी श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली रही आपकी, यानी ये कहा है कि द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखना है, तो ये सबको आता है। यहाँ पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। x इक्वल्स टू में x ओके है इज इक्वल ax² प्लस bx, तो यहाँ पे होता क्या है माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये है। इसके अंदर जो वेरिएबल चल रहा है x, तो x इक्वल लिखा जाएगा। इसके अंदर इस इक्वेशन में y चल रहा है तो y इक्वल डिनोट किया जाएगा। ये कौन है? ये आपके पास में श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। यही आपको नोट करके आना था, ओनली ये वाला, यही इसका ओनली आंसर है। वन वर्ड में ही इसके बाद 3 के में सेकंड पार्ट ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 में 3 वाला पार्ट, 3 में कौन सा है 3 वाला पार्ट है वो देखिए। व्हाट विल बी द 5th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के अंदर आपको बतानी है व्हाट विल बी 5th टर्म, यानी आपको क्या बतानी है भाई 5th टर्म बतानी है। ए 5th आपको फाइंड आउट करनी है। ए 5th को आप डिनोट करते हैं ए प्लस 4d, ये डिनोट करते हैं। गिवन क्या है हुज, जो फर्स्ट टर्म इज ए, यानी फर्स्ट टर्म जो बोलते हैं जिसको प्रथम पद ओके है, प्रथम पद जिसको बोलते हैं प्रथम पद, उसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट टर्म और इसको ए से डिनोट किया जाता है, और ए इक्वल ए ही आपको गिवन है। ए की जो वैल्यू है वो ए पुट करनी है, ठीक ओके है। एंड सार्वय अंतर यानी एंड कॉमन डिफरेंस, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्वय अंतर बोला जाता है इसको। सार्वय अंतर कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस वो है आपके पास में डी, स्मॉल डी। ये गिवन है, ये भी गिवन है।
तब आपको क्या करना है, पांचवा पद मतलब यहाँ पे A5 आपको फाइंड आउट करना है। तो A5 इक्वल ये A की वैल्यू A एज इट इज प्लस 4 एज इट इज, D की वैल्यू स्मॉल d, फाइनल आंसर जो है वो यही नोट करके आना था, A5 इक्वल A+4D, ये आंसर है इसका ओनली। ए की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन होती 3, तो यहाँ पे 3 पुट करते। डी की वैल्यू यहाँ पे 2 होती तो 2 गिव पुट करते। 2 4 जा 8, 8 एंड 3 11, यानी आंसर आ जाता 11। बट इसने यहाँ पे ए की वैल्यू आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि डिजिट में मिले, आपको एक्स मिल सकती है यहाँ पे एक्स। एंड ये आपका जो कॉमन डिफरेंस है यानी डी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे वाई भी गिवन हो सकती है, तो यहाँ पे आपको एक्स प्लस में 4 इंटू वाई पुट करना है। ओके है, ओके ओके। तो आपको क्या करना है, दबा के लाइक भी कर देना है और शेयर भी कर देना है। ओके है, समझ में आ रहा है आपके? बिल्कुल। 3 में थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 3 में फोर्थ पार्ट, अच्छा क्वेश्चन, ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, गुड क्वेश्चन। डिफाइन सिमिलर फिगर, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, समरूप जो आकृतियां हैं उनको आप डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन की यानी आपसे डेफिनेशन आपसे पूछिए, क्या पूछिए? डेफिनेशन। पहले मैं हिंदी में यहाँ नोट कर देता हूँ। ओके है, हिंदी में नोट करना है, वे इसकी डेफिनेशन ही करनी है कि समरूप कौन सी होती है। वे आकृतियाँ, आपको डेफिनेशन नोट करके आनी है। वे आकृतियाँ जिनके संगत कोण, जिनके संगत कोण, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, बराबर और संगत भुजाएं क्या होती हैं समरूप में, सिमिलर में क्या होती हैं? समानुपात में होती हैं। संगत कोण बराबर हो तथा हो तथा भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तथा भुजाएं एक ही अनुपात में या समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो। ये तो हो गई इसकी हिंदी में डेफिनेशन। अब इसको आप क्या करोगे, इंग्लिश में नोट करोगे तो फिगर्स हैविंग इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड प्रोपोर्शनल साइड होनी चाहिए। इसकी जो है डेफिनेशन इंग्लिश में जो होगी वो ध्यान से देखिए क्या होगी। ठीक है, ओके है, तो क्या नोट करोगे? फिगर्स हैविंग, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, फिगर्स हैविंग, जो दो फिगर होंगी वो क्या होंगी? इक्वल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड प्रोपोर्शनल, एंड यहाँ पे नोट कर देता हूँ, प्रोपोर्शनल साइड्स। ये है इंग्लिश कि 2 फिगर होंगी, 2 आकृतियां होंगी, 2 फिगर्स, इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड प्रोपोर्शनल साइड रेशियो इनका एक ही आना चाहिए, अनुपात में, समान अनुपात में होनी चाहिए। ये कह रहा है ये बात, यानी समान अनुपात में या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत एंगल्स कोण इक्वल होने चाहिए, इक्वल, एंड इसके साथ में ये भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में हो यानी प्रोपोर्शनल साइड होनी चाहिए।
figures having equal corresponding angle and proportional sides are called similar figures. ओके, नेक्स्ट पे करते हैं। और हिंदी में मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि हिंदी में ये इसकी डेफिनेशन है, ये वाली, ये आपको नोट करके आनी है यदि क्वेश्चन आता तो, बट अच्छे क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाले में, फोर्थ क्वेश्चन हो गए थर्ड वाले में, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड में क्वेश्चन नंबर 5, ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड वाले में पार्ट। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2tan, वैल्यू पुट करनी है 2tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है। tan 30 डिग्री इक्वल क्या है, 1/√3, 1/√3। ओके ओके, तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ये tan 30 जो है वो वैल्यू है 1/√3, 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये तो हो गया आपका 2/√3 डिवाइड बाय, इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 लेट करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे क्या करेंगे 1 लेट, इसके नीचे 1 लेट किया, इसका एलसीएम ये हो गया √3, √3 को यहाँ पे 1 से डिवाइड किया, √3 अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 माइनस 1। ये अब आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए, इक्वल 2/√3, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड में है ये नंबर पूरा, ये वाला जो नंबर पूरा है वो इसके डिवाइड में है, अपॉन डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन लिखी है, फ्रैक्शन भिन्न जो लिखी है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, वो क्या है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर दोनों क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल। तो √3 यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय ये नंबर आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल √3 कैंसिल आउट, इक्वल विल बी 2/√3 माइनस 1। अब इसका आंसर ये भी है, और ये आंसर नहीं करना चाह रहे आप, तो आप इसको क्या करोगे, इसका रेशनलाइज कर दोगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, या तो ये आंसर करेंगे इसका। इससे नेक्स्ट पे देखना ध्यान से, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसका लास्ट फाइनल आंसर ये लिया, और ये भी नहीं हुआ तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इस साइड में जगह नहीं है इसलिए। ओके, तो ध्यान से देखें, इसका रेशनलाइज करोगे तो ये होगा 2/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, हर का प्रीमेकर्ण जिसको बोलते हैं, हर का प्रीमेकर्ण, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये माइनस था उसको प्लस लगाकर यहाँ पे क्या किया उसने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, यहाँ पे साइन विथ साइन चेंज कर कर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया इससे। नेक्स्ट में इक्वल विल बी 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाय, आफ्टर दैट √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी आपके पास में, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल a² माइनस b², आइडेंटिटी यूज होगी। a की वैल्यू √3 माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल, दिस इम्प्लाइज लिखो 2 ब्रैकेट स्टार्ट √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर 3 माइनस 1, दिस इज फाइनल आंसर 2√3 प्लस 1 गिव 2,
2, 2√3, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, 2√3 + 1 डिवाइड बाय, या ऐसा ही रहने दो ये, चलो इसका आंसर यही करेंगे क्योंकि यहाँ पे बट √2 ब्रेकिट √3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1 = 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर जो है वो √3 + 1 है। ये आंसर है, अदरवाइज ये आंसर देना होगा। MCQ क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन में ये करेक्ट है तो ये है, और ये करेक्ट दोनों दे रखे हैं तो लास्ट फाइनल आंसर ये होगा, और दोनों नहीं दे रखे हैं, ये दे रखा है तो पहले आंसर ये होगा, और ये भी दे रखा है और ये नहीं दे रखा तो ये आंसर होगा रेशनलाइज होकर के उसके बाद। तो आपको आंसर क्या लिख के आना था, √3 + 1, या ये भी लिख के आएंगे तो भी आप करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है, रेशनलाइज नहीं किया तो कोई बात नहीं। बट आपके ये जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे उसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन ये गिवन है, ये गिवन है, दिस गिवन, दिस गिवन। ओके, नेक्स्ट 3K में 5, क्वेश्चन नंबर 3K में 6 का नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छा है 6 का, और 3K में पार्ट चल रहा है, 3K में 6 पार्ट। ये क्वेश्चन लिखा है 2 sec, यहीं पे डिनोट करते हैं 2 sec थीटा माइनस cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec थीटा माइनस cos थीटा व्हेन थीटा इक्वल 30 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू जो आपको गिवन है वो आपके पास में यहाँ पे पुट करनी है, देयरफॉर थीटा इक्वल 60 डिग्री। ओके, then 2 multiply by sec 60 degree minus cos 60 degree. Okay, 2 multiply by sec 60 डिग्री, ये sec 60 डिग्री की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे वो sec 60 डिग्री को आपको डिनोट करना आना चाहिए, राइट करना है। वी कैन राइट 1/cos 60 डिग्री, नोट कर सकते हैं सर, सेक को 1/cos तो लिखते हैं, तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1/cos 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 2 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1/2, 1/2 cos 60 डिग्री वैल्यू एंड sin 30 डिग्री वैल्यू इज सेम, तो ये सेम है। 2 2 जा 4, दिस इम्प्लाइज 4 माइनस 1/2, इसके नीचे 1 लेट करेंगे, 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल 7/2, ये फाइनल आंसर इसका। ओके, अगेन इसको देख लीजिए आराम से क्वेश्चन को। ओके, ध्यान से देखिए भाई, 7/2। इससे पीछे वाला क्वेश्चन में आंसर क्या था इसका, ये आ रहा है tan 30 डिग्री की वैल्यू आ रही है आपकी 1/√3। ओके है, ओके है, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट की, 2 इंटू में 1/√3, 2/√3 हो गया, ये 1 माइनस 1/√3, एलसीएम आ गया √3 - 1। ओके है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये 6 का हो गया, 6 पार्ट का, 7/7 का क्वेश्चन नंबर कितने का है, 3 में 7 पार्ट। ओके है, मैराथन है ये आपकी, पूरा पेपर सोल है बोर्ड पेपर पे, हुबहू बोर्ड पेपर। एक बार समझ में नहीं है तो दूसरी बार में देख लेना आराम से। ओके है, क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, इसी में से देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर, एक 10 मीटर हाइट टावर है,
ये 10 मीटर हाई पावर है। तो इसका सीधे सीधे ही करेक्ट कर लेते हैं। ये 10 मीटर, 10 मीटर हाइट टावर, ये टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। डिफ्रेक्शन का एंगल गिवन है वो 30 डिग्री है ग्राउंड पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, बेस ऑफ द टावर। यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के, मैं इसको बना देता हूँ ऐसे, ये ऐसा बनेगा भाई। ओके ओके, ये देखो क्या कहा इसने, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर, टॉप ऑफ 10 मीटर, ये 10 मीटर है, यानी ये है आपके पास में 10 मीटर। तो अलग से ही नोट कर लेते हैं, ये 10 मीटर है, ये है टावर, 10 मीटर टावर। मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, टॉप से, इसके टॉप से, ठीक है, इसके टॉप से पृथ्वी पर एक बिंदु है, उसके अवनमन कोण, यानी ये वाला जो है वो 30 डिग्री है, डिफ्रेक्शन एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, ये वाला। पहले इसको शो करेंगे, और ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन होती है तो यहाँ पे इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री ये बन जाएगा, सेम एज इट इज सेम बन जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, एकांतर कोण कहते हैं इसे। बिंदु का अवनमन कोण है, बिंदु की मीनार से, इस बिंदु की, ये वाला बिंदु है, पॉइंट है, इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, बेस, टावर का बेस से, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ये एक्स अज्यूम कर लो, ये फाइंड आउट करनी है। लेट एक्स अज्यूम कर लिया। मीनार के आधार से, मीनार के आधार यही है, से दूरी ज्ञात कीजिए, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। इसमें इसी ट्राइंगल में, इसी त्रिभुज में आपके पास में एक साइड गिवन हो, एक आपसे फाइंड आउट करवा रखी हो, और एक एंगल गिवन हो, तो बहुत इजी है। अब ये साइड आपकी ये है, ये एंगल लिया है, एंगल के सामने वाली ये हो गई परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, यानी इसको बोलोगे आप परपेंडिकुलर, इस वाली साइड को बोलोगे परपेंडिकुलर, और इसको बोलोगे आप क्या, बेस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ओके है। कहने का मतलब ये तो आपका पास में क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। और लंब बटे आधार क्या होता है, बेस अपॉन में क्या होता है, tan थीटा, यानी P बाय बी, और इसको बोला जाएगा क्या, लंब, हिंदी में परपेंडिकुलर लंबवत होता है, और बेस मतलब आधार बोला जाएगा, आधार बटे लंब बटे आधार, ये आप जानते ही हैं। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, तो P बाई बी मतलब ये हो गया आपका tan थीटा, तो tan थीटा होता है, तो मैंने लिख दिया tan थीटा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, तो P ये आपको दिया हुआ है 10 मीटर, डिवाइड बाई आधार जिसको बोला बेस, इसको x अज्यूम किया है, x इक्वल ये 10 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल। अब थीटा की वैल्यू यहाँ tan 30 डिग्री है, तो नेक्स्ट करोगे tan बाई एक्स इक्वल 1/√3 विल बी, दिस इम्प्लाइज, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x इक्वल 10 को इससे किया तो 10√3 मीटर, यानी यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर।
दिस इज आंसर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर आ गई। यानी यहाँ के इस ये टावर है, इसके टावर का ये बेस है और इस पॉइंट यानी बिंदु की जो डिस्टेंस है वो आपके पास में 10√3 मीटर आ गई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यानी आपको एक डिस्टेंस गिवन हो, एक आपके पास में एंगल गिवन हो और एक साइड आपसे पूछेगा तो बहुत इजी है, ये याद कर लेना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसको ये भी नोट करते हैं और में क्या नोट करते हैं, हिंदी में क्या नोट करते हैं, LAL डिवाइड बाय KA ये नोट करते हैं। ओके है, नो डाउट, वेरी गुड। 3K में 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करना होगा। नेक्स्ट पेज पे 3K में क्वेश्चन नंबर है 8 पार्ट। ओके है, इसको आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से रीड कीजिए, जल्दी 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 क्वेश्चन को रीड कीजिए भैया। तरीके में 8 का है, तरीके में 8 का क्वेश्चन है, ध्यान से देख ले भाई। If the ratio of the length of a वर्टिकली एक रोड है, ठीक है, एंड इट्स शेडो 1/3, यानी यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ कि फिगर ऐसी बनी हुई है भाई, ऐसी बनी हुई है कोई इस टाइप की वर्टिकली एक रोड है, यानी वर्टिकली ऐसे बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगा। कहने का मतलब ये ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो तो ध्यान दे लेना। अब क्या कहा है, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ, एक लेंथ और रेशियो लेंथ ऑफ द वर्टिकली रोड एंड इट्स शैडो, ये वर्टिकली रोड है, रोड, और इसकी शैडो ये है, इसका रेशियो गिवन है, यानी इसका रेशियो है वो गिवन है। किस किस का रेशियो गिवन है वो बता देता हूँ। लेंथ ऑफ रॉड, इसको लेंथ अजूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ ए रॉड, ठीक है। रेशियो गिवन है किसके साथ में, शैडो के साथ। ये रेशियो गिवन क्या है, 1/√3। ये माइनर मिस्टेक है, यहाँ √3 स्क्वायर रूट कर लेना भैया, स्क्वायर रूट 3 है। रेशियो गिवन है तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी साइड आपने लेट कर ली, लेट द लेंथ ऑफ ए रोड इक्वल 1x। ये जो है वो 1x अजूम कर ली, ओनली x, इसके साथ x अजूम कर ली। मतलब छड़ की जो लंबाई है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई जो है, यानी मैं यहाँ लिख दूँ, छड़ की जो लंबाई लेट की है, माना है लंबाई, वो x अजूम कर ली, और उसकी छाया है, शैडो है, वो आपने कर ली यहाँ पे √3x। ओके है, शैडो इसकी छाया कहने का मतलब है वो है √3x। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं शैडो, छाया, वो है √3x। ओके है, अब फाइंड द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सन।
यहाँ पे इसका इलेवेशन जो है, उन्नयन जो कोण है वो थीटा फाइंड करना है। ये थीटा आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क, इजी है। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपके पास में एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसकी साइड हमने ये अजूम कर ली, इसकी साइड हमने ये अजूम कर ली, तो थीटा आराम से आ जाएगा। ये कौन है, परपेंडिकुलर है, वही इसके अंदर है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और हिंदी में लिखेंगे इसको लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार, बेस आधार बोला जाएगा। और ये होता है tan थीटा, जो इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया हमने। लंब की वैल्यू दिस इंप्लाइज कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज करके लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर एंड बेस की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, डिवाइड बाय √3x है, और इक्वल यहाँ पे tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमें आउटपुट करनी है। ये हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो गया। और इसको सोल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आपके पास रिमेन हुआ 1/√3 इक्वल tan थीटा। ओके, हमें ओनली थीटा की वैल्यू आउटपुट करनी है। अब आपको क्या करना होता है वो देखिए ध्यान से, इधर tan है तो ये वाली वैल्यू tan में ही आपको देखनी है। ये वैल्यू tan में होगी, tan 30 डिग्री इक्वल, ध्यान से देखें, पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान से देखें कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। ओके है, राइट है। ये tan थीटा एज इट इज आ जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू आउटपुट करनी है, और बोथ साइड आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो इक्वल है, देन उसकी थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ये थीटा है और ये क्या है 30 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू भी इक्वल होगी। बोथ साइड आर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर इक्वल, देन थीटा इज इक्वल, थीटा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बोथ साइड में। तो थीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास में 30 डिग्री, यानी सूर्य का जो उन्नयन कोण है, इवेलेशन जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री है। इसमें ये आंसर आएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द सन, इलेवेशन ऑफ द सन, सूर्य का उन्नयन कोण जिसको हिंदी में कहते हैं, वो कितना आया आपके पास में यहाँ पे 30 डिग्री, यानी इस थीटा की वैल्यू जो आउटपुट करके आई है वो 30 डिग्री आउटपुट करके आई। ओके है, राइट है, राइट। 3 के क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 3 के में क्वेश्चन नंबर 3 ओके है कि में यहाँ पे 8 और ये 9, 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 9 10 यानी 3 के में अब आपके ये जो मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं यहाँ पे 10 11 12 ये वाले, ये आपके 10 होंगे, और 2 के पार्ट में 7 क्वेश्चन पार्ट हो जाएंगे 6 की बजाय यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आपके सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, 9 वाले क्वेश्चन को छोड़िए, यहाँ से स्पर्श रेखाएं लिखनी है, ये छोड़िए। ये देखिए 11 वाला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 3 के पार्ट में 3 वाला क्वेश्चन जो है वो है उसमें 11 का पार्ट, यानी उससे नेक्स्ट 9 का समझ लें। इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसका सेक्टर बोला है इसने, सर्कल, ये सर्कल बना दिया मैंने। ओके है, अब देखो यहाँ पे इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ए क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेक्टर बन रहे हैं, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, कि सेंटर पर इसका एंगल कितना होगा, ये इसने ये कहा है। अब ध्यान से सुने, इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ऐसे में, ठीक है, ऐसे ही समझ ले भाई, ऐसे ऐसे देखना भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना भाई। देखिए, देखिएगा, एक लाइन ली मैंने, और एक सपोज करो ये ऐसा है,
और ये ऐसा है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा वो देखना आपको। ठीक है, ओके है, देखिएगा आप, बना रहा हूँ। इसने क्या कहा, सेक्टर है, सेक्टर 4 बन गए, एक ये एक ये एक ये एक ये, दिस 1 दिस 2 दिस 3 दिस 4। फिर कहा है क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का क्वाड्रेंट बन गया तो वो सेक्टर भी बन गया ना। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल, उसका मेजर करना है एंगल ये वाला। इसने ये कहा किसी वर्त का क्षेत्रखंड, ठीक है, क्षेत्रखंड त्रिज्यखंड है ये वाले जो है वो त्रिज्यखंड भी, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, क्षेत्रखंड नहीं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के उस वर्त का चतुर्थांश जो क्षेत्रखंड द्वारा, ठीक है, केंद्र पर बने कोण का माप पूछे, यानी ये वाला माप पूछा आपसे, ये वाला। कहने का मतलब आपसे ये पूछा है इसका क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट जो है ये एक सेक्टर बन गया, कौन सा भी सेक्टर ले सकते हैं, ये सेक्टर दिख रहा है, इसका यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल जो बन रहा है वो आपसे पूछा है। तो इस एंगल का जो है वो 90 डिग्री तो बनेगा, 90 डिग्री आंसर, सीधा सीधा डायरेक्ट क्या है 90 डिग्री, दिस आंसर इज 90 डिग्री। ओके, सीधा सीधा पूछा, क्षेत्रखंड नहीं है त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनी कोण का माप, त्रिज्यखंड है ये भी, त्रिज्यखंड भी नोट कर लेना भाई, क्या है ये त्रिज्यखंड। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम दिस एट द सेंटर, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जो भी क्वाड्रेंट है इसका, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। चार चतुर्थांश बन रहे हैं, चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ये जो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे वो सेम 90 डिग्री के बनाएंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए तरीके में ही है, तरीके में पार्ट ये है, क्या कहा है, ए कार्ड इज डो फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक 55 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, यानी कुल परिणाम कितने हो गए, जिसको बोलते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम, और इसको बोलेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स हो गए आपके प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड। सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, सफल का मतलब है ऐसे उसको मिक्स करके सफल्ड कर रखी हैं 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए 10, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछी है इस 52 कार्ड में, 52 जो कार्ड हैं उसमें 10 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, 10 को दहला बोलते हैं, दहला। देख लो यहाँ पे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, फेंटी मतलब सफल्ड की गई, गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के दहला यानी 10 होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए 10, मतलब यहाँ पे आपके पास में जो 10 है, यानी यहाँ पे फेवरेबल जो आउटकम्स हैं, फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो आपके पास में 10, इसको मैं लिख देता हूँ कि दहला, दहला जिसको बोला है 10 कार्ड जो है वो टोटल इस 52 कार्ड में यानी 52 पत्तों में इससे 10 कितने होंगे, 4 कलर होते हैं आपके पास में, 4 कलर, कितने कलर होते हैं 4, इसमें एक दहला होगा 10 होगा, एक 10 इसमें होगा, एक 10 इसमें होगा, एक 10 इसमें होगा, ओनली इंडिविजुअली ऐसे नहीं बोला कि इस कलर का होना चाहिए, इसमें हो गया आपके पास में 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन कैन, यानी यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी यहाँ से डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, कि ईट, ईट का, पान का, हुक्म का, चिड़ी का, ऐसे कहता तो 1 1 ही दहला बनता। यहाँ पे तो उसने कहा है कि दहला कितने हैं, यानी 10 जो है वो कार्ड हैं वो कितने होंगे, इसमें से 4 होंगे आउटकम्स, यानी फेवरेबल आउटकम्स होंगे 4 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होंगे 52 इक्वल
4 वन जा 4 और यहाँ पे 13, यानी लास्ट जो फाइनल आंसर है इसका 1/13 आंसर होगा कि 52 जो कार्ड है उसमें प्रोबेबिलिटी दैट इट 10 इक्वल 4/52 कार्ड्स। ये 4 कार्ड होंगे, बता देता हूँ। एक होगा आपका चिड़ी का, ठीक है, एक होगा आपका ईट का, एक होगा आपका हुक्म का, और एक होगा आपका पान का, हार्ट का, स्पेड का, ओके, डायमंड का। ये सब आपके होंगे इसमें से। ओके है, 3 का क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके है, कोई डाउट? बट ऐसा है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सभी बच्चे इस मैराथन जो चल रही है इसको अच्छे से पढ़ लें ताकि उनके भी काम आए बोर्ड के एग्ज़ाम में। अभी होने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम। ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो हो गए आपके 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, उसके आफ्टर 3 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स लास्ट। ओके है, ये यहाँ से 4 के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 4 के क्वेश्चन से स्टार्ट होना मतलब उसको डिटेल से बताना आपको। ऐसा नहीं करना है कि डिटेल से नहीं बताओ, डिटेल से इसका आंसर देना होता है, डायरेक्ट आंसर नहीं दोगे, इसको सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। अब यहाँ से सब के सब डिटेल से लिखेंगे, अदरवाइज आंसर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है उसका डेसिमल में आपको क्या करना है, राइट करना है, राइट डाउन। ओके है, राइट डाउन करना है, यानी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जो है आपकी 13/125, इसका डेसिमल में पॉइंट लिखना है, आंसर देना है। या चाहो तो आप क्या करोगे, 13 में 125 से डिवाइड कर दो, अदरवाइज यहाँ पे 0 बना लो, डिनोमिनेटर में 0 बना लो। 0 कब बनेगा, 125 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 के साथ में टोटल 0 बन जाए, टोटल 0 बन जाए यहाँ पे। तो 125 को आप 0 बनाओगे तो यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 2 करी लगी, 4 2 जा 8, 8 एंड 2 10, 10 आ गया, करी लगी 1। ओके है, यहाँ पे 4 1 जा 4 एंड 5, यानी आपके पास में 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा। अब इस 5 को हटाना है यहाँ से, ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 1000। देखो 0 बन गया कि नहीं बन गया। तो आपने 125 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 8 से इसको मल्टीप्लाई किया और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा डायरेक्ट। आप सीधा 13 में 125 से भी डिवाइड कर सकते हो जिसको आता हो तो, अदरवाइज यहाँ डिनोमिनेटर में 0 0 बनाना है, 0 0, 1 के साथ में 1 0 0 बनाना है। ऐसा नहीं है टोटल को 0 बनाएगा, टोटल 0 बनाने के लिए तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा यानी 8 5 40 जिसको बोलते हैं 4, 8 2 जा 16 यानी 8 दूनी 16, 16 और 4 हो गए 20, 20 की यहाँ पे 0 लग गई और 2 कैरी लग गई। 8 1 जा 8 यानी 8 है कम 8, 8 2 10, यानी ये तो बन गया 1000। यहाँ पे क्या आएगा, 13 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करें, 13 की टेबल 8 टाइम बोलनी है, ठीक है। जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता या टेबल नहीं आती तो मल्टीप्लाई कर ले। ओके है क्या, 13 की टेबल आप 8 टाइम, और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कितना आता है। मैं वेट कर रहा हूँ 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड या 10 सेकेंड। ओके है क्या, करो। हो गया भाई, 13 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 13 8 जा हो जाएंगे, 8 3 जा हो गया 24, यानी 8 दिया 24, 2 हंसी लगी 8 8 और 8 यानी यह आ जाएगा 104।
इसका डेसिमल में देना है तो आंसर 3 डिजिट, यानी ये 3 जीरो हैं, तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है। 4 1 डिजिट, 0 1 2 डिजिट, ये 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया, ये जीरो ले लिया। इसका डेसिमल में आंसर ये होगा। चेक कर लो डेसिमल में आंसर यही आ रहा है क्या? करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से बच्चों, देखो जल्दी देखो, जल्दी देख लो ये बच्चों, जल्दी देख लो। जीरो 0.104। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करोगे तो ये अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए, फाइंड दी जीरोज, जीरोज फाइंड करने हैं ऑफ दी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये आपके पास में कौन सा पॉलिनोमियल है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसके रूट्स फाइंड आउट करने, कहने का मतलब बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यंक फाइंड आउट कर रहे हैं। शून्यंक मतलब जीरोज फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके है, कैसे आउटपुट करोगे? इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। यहां से इसके अंदर इसके जीरोज फाइंड आउट करोगे तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इसकी, स्टैंडर्ड इसकी पॉलिनोमियल की यानी बहुपद की, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो नहीं होता, इक्वल जीरो होता है इक्वेशन में। अब ध्यान से देखें, इसके जो स्क्वायर रूट बनेंगे इसमें, यहाँ पे इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है, तो इसके 2 जीरोज बनेंगे। ये तो आपको पता ही है 2 जीरोज बनेंगे। वो 2 जीरोज कौन से बनेंगे वो देखना आपको। तो ओके है क्या? यहाँ पे चेक कर लो फटाफट। तो ऐसे तो हमारे पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करके होता है, तो वैसे में तो हमारे पास में सी की वैल्यू 0 है। एक यहाँ पे आप डायरेक्ट करो कि इसमें एक्स अज्यूम कर लो कि एक्स कॉमन लिया और एक्स माइनस क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जो जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो मानना पड़ेगा, यानी लेट करना पड़ेगा। माना, लेट, क्या लेट किया कि इसके इक्वल हमने 0 पुट किया कि एक्स माइनस 6 इक्वल में 0। अब एक बार इस एक्स को एक्स के इक्वल 0 कर दो तो एक्स इक्वल आ गया 0। देन एक्स माइनस 6 इक्वल 0 पुट कर दो तो एक्स इक्वल आ गया 6। तो इसके जो जीरोज हैं वो आप क्या आ गए आपके जीरोज, यानी शून्यंक। हिंदी में भी लिख लेना शून्यंक। वो शून्यंक जो है आपके पास में आए हैं वो आपके हैं क्या है, 0 और 6। ये इसका फाइनल आंसर है। ये जो जीरोज हैं वो 0 और 6 होंगे। इसके 2 ही जीरोज होंगे। इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होगी उतने ही इसके क्या बनेंगे, जीरोज बनेंगे। ओके है? ओके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स के चल रहे हैं, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ओके है? ओके, नेक्स्ट पेज पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन आ गए कंटिन्यू, इसके पार्ट नहीं है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट, नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड उसी को आएगा जो जिसके नेचर लर्न होंगे। नेचर के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, ये वाले कंडीशन होनी चाहिए आपके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। एक कंडीशन ये है, इसके नेचर अलग होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू आपको आउटपुट करनी पड़ती है ग्रेटर देन 0। थर्ड वाली जो कंडीशन होती है इसकी नेचर के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसकी सब की क्या होती है, अलग अलग क्या होते हैं, नेचर होते हैं। बट उससे पहले इनको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके अंदर फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको डी निकालना पड़ेगा, यानी डी जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको आउटपुट करनी होगी। इसमें आउटपुट करोगे और फिर उसकी आपको बतानी पड़ेगी कि इसकी नेचर क्या है। ओके है? तो यहाँ पे आउटपुट कर लेते हैं। ये तो आपके पास में इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस
12x माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ से आपको पता है ए की वैल्यू 2, स्टैंडर्ड फॉर्म ए की तो होती है, एंड बी की वैल्यू है -12 एंड सी की वैल्यू -9। क्या निकाल रहा हूँ यहाँ से? डी की वैल्यू। डी डिस्क्रिमिनेट जिसको बोलते हैं, डी यानी डी है उसको बोला जाता है b² - 4ac और AC इक्वल 0 नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब फर्स्ट वाला है। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, तो यहाँ पे इसकी नेचर फाइंड आउट करनी होगी, जो आपके लर्न है, जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, छोटी का मतलब नेगेटिव में आ रही है, लेस देन आ रही है तो नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ से अब यहाँ पे जगह की कमी है तो यहाँ बना देता हूँ मैं, इससे जस्ट आफ्टर यहाँ है तो d की वैल्यू इक्वल b², b की वैल्यू है -12, तो मैंने यहाँ पे -12 पुट किया और इसका होल स्क्वायर किया, -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या पुट की -9, तो मैंने यहाँ पे -9 ब्रैकेट बोथ साइड क्लोज। ओके है, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़े। d इक्वल -12 और इस पे यहाँ पे पावर जो है होल स्क्वायर है, यहाँ अंदर नेगेटिव होने से कोई इफेक्ट नहीं होता। पावर यदि इवन नंबर हो तो रिजल्ट होता है पॉजिटिव का। तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं 144 होता है, माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव का साइन है और ये नेगेटिव का साइन, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का साइन बन जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव का साइन कर देता हूँ। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी 9 4 जा 36 यानी 9 चौक 36 और 36 2 जा 72, ये हो गया आपका 72, राइट। 9 चौक 36, 36 दूनी 72, यहाँ पे आ गया। डी की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे वो कौन सी आ रही है? यहाँ पे कुछ भी आया आपसे, कोई स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, हमें तो 20 देखना है। ये होगा 4 और 2 6, 7 और 4 11, 11 की यहाँ 1 कैरी वाला 1 1 और 2, यानी ये डी की वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन है 0, यही तो है यहाँ से। यानी ये जो आ रही है आपके पास, ये वाली सेकंड कंडीशन में आ रही है, ये वाली ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये वाली बन रही है, ये वाली कंडीशन ये बन रही है, ये कंडीशन कि b² - 4ac की वैल्यू जो फाइंड आउट की हमने वो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी है तो इसकी प्रकृति या नेचर वो कैसे फाइंड आउट करोगे? नेचर और प्रकृति दिखनी है आपको यहाँ पे। अब आपको लिखना है नेचर, नेचर आपको नोट करना है, नेचर जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकृति। इसके दो वास्तविक मान होंगे, हिंदी में तो दो वास्तविक मान, और वो भी कैसे होंगे? असमान होंगे, ठीक है, यानी मूल वास्तविक होंगे। इसकी जो प्रकृति है वो यहाँ पे नोट कर देता हूँ, या यहाँ पे ही कर देते हैं। प्रकृति क्या होगी यहाँ पे नोट करेंगे, ये बात है थोड़ी सी मैं यहाँ पे डिनोट राइट डाउन कर दूँ, प्रकृति 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 यहाँ पे, तो मैं प्रकृति नोट कर रहा हूँ। इसके बाद मतलब यहाँ इसके बाद लिखी जाएगी आपकी प्रकृति, नेचर, नेचर, ये प्रकृति आपको यहाँ पे लिखनी है। मतलब मूल वास्तविक मान होंगे, और वो भी कैसे होंगे? असमान होंगे। मतलब यहाँ पे मूल वास्तविक, मूल मतलब शून्यंक, वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल होंगे, वह असमान होंगे।
असमान का मतलब दोनों भिन्न भिन्न होंगे, असमान, असमान हो, ठीक है। रूट्स आर रियल होंगे, जो मूल है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट डिफरेंट है, आर रियल एंड डिफरेंट। डिफरेंट, या इसको ऐसा भी नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट, अलग अलग होंगे। ओके है, ये आपको, ये इसका आंसर ये है, ना कि ये है यहाँ से। ये तो आपकी लर्न होनी चाहिए बात। ये आपने यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू आप पहले आउटपुट करोगे, तभी तो इसकी नेचर राइट डाउन करोगे। ओके है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करना होगा, ये तो आपको पता ही है। अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल रफ नोटबुक लो और साथ साथ में इसका सॉल्यूशन करते रहो। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको पेपर को सोल्व कर लेना, अच्छे से देख कर लेना, आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 7, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पूछे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है आपका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जो होता है, मिड पॉइंट जिसको बोला जाता है, मध्य बिंदु आपसे पूछा है और कोऑर्डिनेट गिवन है मध्य बिंदु। मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके कोऑर्डिनेट है, ये x1 है, ये y1 है, x2 दिस y2। ओके राइट है, वैल्यू पुट कर दो, इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। इक्वल x1 कौन है, 0 0 प्लस x2 कौन है, 5 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 कौन है, 0 y2 दिस -3 डिवाइड बाई 2, ये ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 0 + 5 5/2, तो मिड पॉइंट आ गया 5/2 कॉमा 0 - 3 तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 2, ये लास्ट फाइनल आंसर, ये है इसका मिड पॉइंट आंसर, ये लिखोगे इसका। ओके ओके बच्चों, ओके। तो ये आपके पास में हो गया यहाँ पे कि 7 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आपको पता ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करना होगा।